हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और इस टॉपिक में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जो कि रेशियो का ही पार्ट होता है एक तरीके से कहा जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो बहुत जगह वास्टली अप्लाइड होता है। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ मैं एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकता। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना कुछ चीज समझिए कि एलिगेशन बेसिकली है क्या। अगर मैं कहूं आपसे कि एलिगेशन क्या है तो इसको समझना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है। पर उससे पहले अभी तक जिन जिन्होंने ने इससे पहले रेशियो का पार्ट नहीं पढ़ा है वो एक बार रेशियो जरूर पढ़ ले क्योंकि इसमें रेशियो का एप्लीकेशन बहुत हद तक होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलिगेशन को, समझते हैं एलिगेशन का मतलब क्या है, एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एलिगेशन क्या है तो मोटे शब्दों में कहा जाए कि ये होता है एवरेज, है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअल वैल्यू एवरेज। देखिए करता क्या है ये, कि एलिगेशन कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए आपके पास 100 किलो बासमती चावल। ठीक है, आप एक दुकानदार हैं और आपने 100 किलो बासमती चावल और 60 किलो अरवा चावल लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। अब बासमती जो 100 किलो है उसका पर किलो का दाम मान लीजिए 60 रुपये प्रति केजी, मतलब 1 केजी बासमती 60 रुपये का। वहीं अरवा चावल 1 केजी आपको 30 रुपये में पड़ता है। आपने क्या किया, इन दोनों बोरे को मिला दिया। अब आपके पास कितना हो गया, 160 केजी। कितना हो गया, 160 केजी। अब ये 160 केजी का जो प्राइस होगा, जो सीपी होगा, जो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या आपको जो लागत पड़ेगी, क्योंकि ये है बासमती का लागत, ये है अरवा चावल का लागत। तो आपका जो 160 केजी का जो लागत होगा पर केजी का, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इससे कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 100 केजी बासमती का दाम इतना है तो इसमें तो ये भी जोड़े हुए हो ना, और इसका दाम तो कम ही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 से तो कम ही होनी चाहिए 1 किलो की। पर ये भी साथ ही साथ कि 30 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, इससे कम तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, क्योंकि इतनी तो है ही मिनिमम प्राइस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही यहाँ जो आएगी वैल्यू वो आएगी। तो ये एक तरीके से एवरेज का ही कॉन्सेप्ट होता है कि एवरेज कहता है इट इज लाई बिटवीन द हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट। मतलब एवरेज हमेशा लाई करेगा हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच। तो एलिगेशन भी वही होता है कि एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट के बीच में एक मिडिल वैल्यू रहती है। अब ये वैल्यू हो सकता है 60 के पास हो, ये वैल्यू हो सकता है 30 के पास हो। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कहाँ पर शिफ्ट हो। ठीक है, वो अलग चीजें, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब होपफुली यहाँ तक ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी हुई होंगी कि हम लिख क्या रहे थे। हम यहाँ पे 60 जो लिखे, 30 लिखे, तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे लिखे हम लोग एवरेज। इसी को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिगेशन। अब देखिए समझिए इसको लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है Q1 Q2, जो कि हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 क्या है, तो Q1 Q2 होता है क्वांटिटी, मात्रा। उसको हम कहते हैं Q1 Q2। ठीक है। अब इस Q1 से रिलेटेड ना यहाँ पर कोई वैल्यू होगी R1 R2, और इन दोनों की मिड वैल्यू बीच में R एवरेज। अब ये R1 R2 क्या है, तो R1 R2 होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब ये बात समझेंगे अपन थोड़ा सा, क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और बीच में हमेशा क्या आएगा, एवरेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जो भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है उसकी एवरेज। ठीक है। अब देखिए समझिए कि पहले बेसिकली हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं हम अच्छे। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला ना कि R1 R2 क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास 10 किलो चावल है, 20 किलो दूसरा चावल है। तो यहां पर अगर मैंने इसका कॉस्ट प्राइस लिखा है तो यहां भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और बीच में क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस। ये बात ध्यान रखिए। अगर मैंने यहां लिखा है सेलिंग प्राइस तो यहां भी आएगा सेलिंग प्राइस, यहां आएगा एवरेज सेलिंग प्राइस। अगर मैं इस चीज का लिख रहा हूं मार्केट प्राइस तो इधर भी लिखना पड़ेगा मुझे मार्केट प्राइस, और बीच में आएगा एवरेज मार्केट प्राइस। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहां अगर मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं तो यहां मैं सेलिंग प्राइस लिखूं। मतलब मेरा रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए। मतलब यहां पर जो क्वांटिटी है, यहां जो वैल्यू है, जैसे ए और बी,
इसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर मैंने यहाँ लिखा होगा वही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी और बीच में आएगी एवरेज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जैसे अगर हम समझे, मान लो एक आर्टिकल ए है, उसको मैंने 10% प्रॉफिट पर बेचा या लॉस जो भी कह लो, और बी है उसको 20% प्रॉफिट या लॉस पर बेचा, तो ये इसका प्रॉफिट लॉस है, ये इसका प्रॉफिट लॉस है, तो बीच में क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट लॉस। पर ध्यान रखना, यहाँ पे अगर प्रॉफिट लॉस दे रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रॉफिट लॉस का, तो इधर भी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो एक ए कंटेनर था, एक बी कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर 60% वाटर है मान लो, तो यहाँ भी मुझे जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी वो वाटर की ही लिखनी पड़ेगी, मान लो 40%, तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी एवरेज ऑफ वाटर आएगी। अगर मैं इधर मिल्क लिख रहा हूँ तो इधर भी मिल्क का परसेंटेज लिखूंगा और बीच में भी मिल्क की परसेंटेज ही आएगी। ये मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे बात करते, तो हम आपको इसको फॉर्मूला बता देते, पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पर मैं बता जरूर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, और कभी कोई बोले तो कम से कम आपको बेइज्जती महसूस ना हो वहां पे कि हमको तो पता ही नहीं था, है ना, या आप बोले कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं था। अब इसे देखिए, क्वेश्चन यहाँ बात करें तो आपके पास दो क्वांटिटी है Q1 Q2, है ना, Q1 और Q2, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 1, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 2, और यहाँ क्या आएगा, एवरेज रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना ध्यान। ठीक है, अब इधर अगर हम बात करें तो जो आपकी यहाँ पे एरो थोड़ा सा डायरेक्शन बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे को पता है कि क्वांटिटी हमेशा रेशियो में रहती है, तो हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 बराबर, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी टेढ़ा, मतलब ये ऐसे जाएगा डंडा और ये डंडा ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर, Q1 के साथ ये डंडा जुड़ा हुआ है, मतलब R एवरेज माइनस R2 डिवाइड बाई Q2 के साथ ये डंडा जुड़ा हुआ है, तो R1 माइनस R एवरेज। ये याद रखिएगा, अगर रखना हो तो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इसकी कोई भी जरूरत हमें महसूस नहीं होगी, और हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बहुत इजीली समझते हुए चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, देखिए अब समझिए यहाँ पर एक चीजें, हमारे पास ये तीन पांच चीजें है ना, ये पांच चीजें, तो हम समझेंगे पहले ये रेशियो निकालना, फिर हम ये भी समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये कैसे निकालना है। तो ये चीजें इसमें होती हैं जो हमको निकाल के देखनी होती है, सीखनी होती है कि कैसे निकाली जाती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक एक करके सबको बांटते हुए चलेंगे कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, एक एक करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि दो तरीके के शुगर हैं, उन शुगर का रेट ये है, मतलब कॉस्ट प्राइस एक तरीके से मान लीजिए, तो वो क्या पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी सेकंड की पहले के साथ मिक्स करें, जो कि 20 केजी है, ताकि हमको मिक्सचर का जो रेट मिले वो इतना मिले, मतलब एवरेज वैल्यू इतनी मिले। तो देखिए एक चावल ए मान लो, एक चावल बी मान लो, ए चावल का दाम हमको दे रखा है 5.6 रुपीज पर केजी, बी चावल का दाम दे रखा है 6.4 रुपीज पर केजी, और एवरेज दे रखा है इन सबका 6.2, कि मतलब मिलाकर जो मिक्सचर है वो कितने पर बेचा जा रहा है, 6.2। और बोल रहा है कि पहले का अगर 20 केजी है ना, देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, पहला 20 केजी दिया है, तो पूछ रहा है दूसरा कितना, दूसरा कितना केजी लीजिएगा। तो आप समझिए कि हमको करना क्या है, हमको देखो फॉर्मूला भूल जाओ, अब समझो, ये हमेशा रेशियो में होता है, ए बाई बी हमेशा किसमें होता है, रेशियो। तो यहाँ पर ए की जगह वैल्यू लिखनी है और बी की जगह वैल्यू लिखनी है, कि वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर ए और बी की। तो हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये टेढ़ी लाइन जाती थी ना, टेढ़े टेढ़ा ही करना हमेशा, तो टेढ़े में बड़ा कौन है 6.4, छोटा कौन है 6.2, तो 6.4 माइनस 6.2 कितनी होगी वैल्यू, 0.2, है ना। इधर बात करते, तो 6.2 माइनस 5.6 वैल्यू कितनी होगी 0.3, इसका मतलब a बाई बी की वैल्यू आ गई 0.2 और 0.6, मतलब 1/3, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 केजी,
इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 kg। इसका मतलब 60 kg जो राइस है वो 20 kg राइस के साथ मिक्स होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी रेशियो निकालना है सीखा है। क्या बोल रहा है, दो तरीके की राइस है, मान लो एक राइस ए हो गई, एक राइस बी हो गई। ए राइस की वैल्यू है 11, बी राइस की वैल्यू है 21, और बोल रहा है कि दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि जो मिक्सचर का रेट आए वो 17 है, मतलब मिलाने के बाद जो एवरेज वैल्यू आए वो 17 है। अब देखो बी की वैल्यू लिखनी है और ए की, और ये रेशियो रहता है बड़े में से छोटा, 17 में से 11 गया 6, बड़े में से छोटा 21 में 17 गया 4, काटा कुटी मचा दो 2 से, तो 2:3। इसका मतलब किस रेशियो में इसको मिक्स करेंगे, 2:3। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हमको आपको कुछ चीजें अलग से भी समझाएंगे, पहले क्वेश्चन समझो क्या इसमें एलिगेशन इस्तेमाल होगा। तो देखो समझो 600 बच्चे हैं मेरे पास, टोटल बच्चे कितने 600, और उसमें लड़के लड़कियां, मतलब मुझे एक चीज कंफर्म है कि बॉयज प्लस गर्ल्स की जो टोटल संख्या है वो कितनी है 600, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। अब क्या बोला कि उन लोगों ने एक एग्जाम दिया है दिल्ली में, जिसमें से 55% लड़के और 75% लड़कियां पास कर जाती हैं, और जो टोटल स्टूडेंट जो पास कर रहे हैं वो इतना है। समझो ये बॉय है, ये गर्ल है। बॉय में कितना प्रतिशत पास है, 55%। ये बात चल रही है पासिंग, पास वाले की है ना। और गर्ल्स में कितना पास है, 75, और सबको मिलाकर कितना पास है, 63, मतलब एवरेज बता रहा है। क्या ये एलिगेशन नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि बॉयज का परसेंटेज, गर्ल्स का परसेंटेज और टोटल का भाई कितने पासिंग परसेंटेज हो। और आपको पता है क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करो, तो 63 में से 55 को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे ये बड़े में से छोटा और यहाँ से ये बड़े में से छोटा, तो 63 में से अगर 55 माइनस करें तो 8, 75 में से अगर हम 13 को माइनस करें तो 12, तो ये रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या रेशियो कितना आ गया, 3:2। अगर मेरे से बॉयज पूछा होता तो 3/5 है ना, 3 हिस्सा 5 में से, जबकि टोटल हिस्सा 600। तो बॉयज निकल गए 360, अगर बॉयज 360 है तो गर्ल्स कितनी जाएंगी, 240। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये मैं पूरा पास पे बनाऊं, हमने क्या बोला, अगर कोई बच्चे पास होते तो फेल भी होंगे। और एक चीज समझना, रिप्रेजेंटेशन हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब हर जगह पासिंग सर्टिफिकेट बता रहे हो कि हर कोई पास कितना हुआ इतना। अगर मैं यही क्वेश्चन फेल में बनाता तो समझो बॉयज और गर्ल्स है ना, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज में अगर टोटल बॉयज में से 55% पास हैं तो 45% फेल होंगे कि नहीं, मतलब 100 लड़कों में से 55 लड़के अगर फेल हो गए तो कितने, 55 लड़के अगर पास हो गए तो कितने लड़के फेल हो गए, 45। उसी तरीके से गर्ल्स में अगर 75% पास है तो फेल कितनी हुई होंगी, 25%। और अगर टोटल बच्चों में 63% पास है तो फेल कितने होंगे टोटल बच्चों में से, 37%, तो भी हमारा वैल्यू सेम है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो 45 में से 37 गया, कितना आएगा 8, 37 में से 15 25 गया, कितना आएगा 12, काटा कुटी बचा दो 3:2, और वैल्यू वही आनी है जो पिछले में आई थी। तो हम यहाँ पे आपको ये समझाए कि रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पास पास की बात कर रहा हूँ तो पूरी जगह पास पास है, यहाँ अगर मैंने फेल की बात कर दी तो इधर भी फेल इधर भी फेल, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पकड़ा सकता था कि 55% ऑफ द बॉयज क्लियर द कट ऑफ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट कट। तो अगर 25% गर्ल्स नहीं कट ऑफ क्लियर कर पा रही हैं तो कितनी गर्ल्स ने कट ऑफ क्लियर किया होगा, 75 ने, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो समझो ये भी क्वेश्चन एलिगेशन का है, कैसे, तो खुद सोचो। हर जो देखो यहाँ पर क्या बोला कि 43 रुपीज को 50 लड़कों के बीच में बांटा गया, 50 स्टूडेंट्स के बीच में, सॉरी, और हर एक लड़के को मिलता है 94 पैसे, लड़की को मिल रहा है 69 पैसे। तो तुम खुद बताओ, मुझे एक चीज पता चल गई कि बॉयज और गर्ल्स की मिलाकर संख्या 50 है, बॉयज को इतना गर्ल्स को इतना, तो हर एक बच्चे को कितना, वो एवरेज के नाम पर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहां से कर लेता हूं कि एक स्टूडेंट को कितना मिलता, तो 43 है इंटू 100 डिवाइड बाई 50, मतलब
86 पैसे हर एक लड़के को, हर एक बच्चे को मिलते हैं। ठीक है, वही भी वैल्यू मैंने यहाँ रखी। अब क्या करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 94 में से 86 गया, तो 14 में से 6 8, है ना। अब यहाँ माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 1 17। तो बॉयज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/25, कितने का, 50 का। मतलब 34 लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी जाएंगी, 16, है ना। 50 है तो उसमें से 34 माइनस कर दे तो गर्ल्स कितनी जाएगी, 16। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 8/25 इंटू 50। आपकी जैसे भी मर्जी हो, आप उस तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक बोतल के अंदर 40% अल्कोहल था, कुछ पार्ट उसका दूसरी बोतल से रिप्लेस किया गया जो 19% है। अब इसके अंदर इतना है, तो बताओ कितना रिप्लेस किया। तो देखो समझो एक बात कि उस बोतल के अंदर, उस बोतल के अंदर 40% अल्कोहल था। ठीक है, कुछ हिस्सा आपने उस बोतल का रिप्लेस कर दिया 19% अल्कोहल से, और अब मिक्सचर इतना प्रतिशत अल्कोहल हो गया। तो मान लो उस बोतल के अंदर जो विस्की था, अल्कोहल का प्रतिशत था, वो अपने आप में कभी चेंज नहीं होगा, और वो मान लो बोतल ए है। उस बोतल ए में जितना भी लीटर होगा उसका 40% है अल्कोहल, और दूसरा बोतल जो उसमें डाल रहे हैं वो बी मान लो लिया हमने, बी लीटर है, और वो 19% है, और मिलाकर कितना बना रहे हैं हम, 26%। तो बस काटा कुटी में वैल्यू वो कर दो। तो 40 में से 26 गया 14, और 26 में से 19 गया तो 7, मतलब 1:2। ठीक है, इसका मतलब मैंने बोतल जो है, क्योंकि यही ना बी ना रिप्लेस, बी रिप्लेस करके किसको डाल रहे हो, बी को। कितना हिस्सा डाले, 2, जबकि टोटल हिस्सा मिला के कितना हो गया, मतलब कितना पार्ट बोतल का रिप्लेस किया गया है, 2/3। क्योंकि देखो बोतल जो है, जो रिप्लेस की गई है वो 19% वाली है, और वो कितनी लीटर है, कितनी वैल्यू है इसकी, तो 2, और जो रिप्लेस होके हुई है वो कितनी है, 1। तो 2 हिस्सा कितने में से, 3 में से। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो मेरे पास क्या है कि एक 100 kg राइस है, जिसमें से कुछ हिस्से को मैं इतने पे बेचता हूँ, कुछ हिस्से को इतने में बेचता हूँ, तो टोटल इतना होता है। तो क्वांटिटी बतानी है राइस। तो समझो, मान लो मैंने ए हिस्सा 8% के प्रॉफिट पर बेचा है, और बी हिस्सा 18% के प्रॉफिट पे बेचा है, जिसके कारण ऑल ओवर मतलब एवरेज जो प्रॉफिट हो रहा है वो 14% हो रहा है। और मुझे पता है कि ए प्लस बी मिलाकर 100 kg, बस तो रेशियो मिल जाए तो मेरा काम खत्म है। तो देखो 18 में 14 गया 4, 14 में से 8 गया 6, रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो इसका मतलब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/5, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/5, कितने का, 100। काटा कुटी मचा दो। इसका मतलब जो 8% पे बेचा गया उसकी वैल्यू कितनी है, 40 kg, और जो 18% पे बेचा गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 kg। क्योंकि एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 8% प्रॉफिट पर बेचने वाला जो चावल है वो कितना है, तो हम बोल देते कितना है आंसर, 40 kg। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में अच्छे से आया होगा क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग डेविएट होते हैं, और अभी तक हम लोग क्या थे ना कि सारे रेशियो के क्वेश्चन किए, मतलब रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये बात हमको अच्छे समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो इसको बता रहा है कि ये कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, क्योंकि देखो उस अभी तक क्या था कि आपने समझा रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हमारी बारी है कि हमको ये समझना है कि वो जो वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू, उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राधा जो है ना, उसने एक प्लॉट खरीदा इतने का, कितने का, 96,000 का। उसने 1/3 प्लॉट को इतने परसेंट के लॉस पर बेच दिया है, कितने प्रतिशत पे बचे कुचे को बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो 20%। तो देखिए ये भी एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हो सकता है, इसमें हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं कि कितनी वैल्यू है। समझो, मान लो मैं बोलता हूँ कि राधा के पास 3 एकड़ ज़मीन थी, समझना बात को, कितनी ज़मीन है, 3 एकड़। उसने उसकी 1/3 एकड़, तो 1/3 कितना, 1 एकड़, 1 एकड़ को 10% के लॉस पे बेचा। लॉस हमेशा माइनस होता है, बात ध्यान रखिएगा।
और क्योंकि लॉस में वैल्यू कम हो जाती है और प्रॉफिट मतलब प्लस रहता है, तो हमेशा प्लस में दिखाया जाता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि बचे कुछ को, तो कितना, 1 एकड़ अगर जमीन आपने बेच दिया तो कितना एकड़ जमीन बचा, 2 एकड़, और इसको किसी x% के प्रॉफिट पर आप बेच रहे हैं, हमें नहीं मालूम किस प्रॉफिट पे, ताकि आपको टोटल प्रॉफिट मतलब एवरेज जो प्रॉफिट हो वो 20%, किस पर, सब पर। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखो हम क्या कहते थे कि यहाँ पर वैल्यू कैसे आती थी, बड़े में से छोटे को माइनस, तो 20% में से मैंने माइनस किया -10%, तो कितना हो गया ये 30%, और ये कितने की वैल्यू है, तो 2 यूनिट की, है ना। क्यों 2 यूनिट की है, क्योंकि मैंने बोला कि ये चीज हमेशा रेशियो में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की वैल्यू अगर 30% है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15%। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%। कितनी जाएगी, 15%। अब देखिए बात समझिए, ये जो मैंने 20 लिखा है, ये हम आपको बोले कि ये जो बीच में जो एवरेज होता है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो देखो ये इससे तो बड़ा है, इसका मतलब इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा कब होगा, जब यहाँ पर वैल्यू 20 से ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 20 से कम हो नहीं सकती। अब ये कब लिखते थे, जब इसमें से इसको माइनस करते थे, यही ना करते थे। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम पर आएगी, तो 20% प्लस 15%, वैल्यू कितनी होगी, 35%। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं ना कि 20% में से ये गया -10, तो कितना बचा, 30%। तो ये 2 की वैल्यू ना 30% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%। और यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट, उसी की वैल्यू होगी 15%। अब मेरे को ये पता है ये जो 20% है ना, ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इन दोनों, ना तो इससे ऊपर रहनी चाहिए और इससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वो वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब प्लस ही होगा, तभी ना यहाँ वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही यहाँ पर वैल्यू आती है, आती कि नहीं आती है। तो मैं ऐसे नहीं लगता कि x% -20% बराबर 15%। तो एक्चुअली में ये कैसे निकलता है, तो ये इधर प्लस हो जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या चेक करना होता है ना कि ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है कि बड़ी है ना, इससे छोटी है कि बड़ी है। अगर इससे बड़ी होगी इसका मतलब इसमें से प्लस होगा, अगर इससे छोटी होगी तो इसमें से माइनस होगा। बस इतना सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे ये सोल्ड नहीं है, ये बॉट होगा। ठीक है, बेचा नहीं, खरीदा, खरीदा किसको नहीं, खरीदा है ना। अब देखो समझो, आदमी ने एक बेफेलो और एक काव खरीदी है 2600 रुपये। ठीक है, कितने रुपए में, 2600 रुपये। अब वो बेफेलो को 25% पे बेच रहा है, मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ बेफेलो और कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। अब इन दोनों का हम रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, क्वांटिटी का। मतलब कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी का काम करती है, कब, जब इसके ऊपर ना प्रॉफिट प्रॉफिट लिखते हो तब। ठीक है, तो आपने बेफेलो को किस पर बेचा, 25% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25%। वहीं पे काऊ को किस पे बेचा है, तो 20% के प्रॉफिट पे। जबकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 23 1/13%। यही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमको इसका डिफरेंस देखना है, तो देखो यहाँ थोड़ा माइनस करना सिखाते हैं। तो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, 23 1/13 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो मैं इस चीज को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, 23 + 1/13। बात ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 23 में से 20 गया, बच गया 2, सॉरी 3, प्लस 1/13। अब यही मिलके वापस ये बना था, मतलब ये भी मिलकर क्या बन सकता है, 3 1/13। तो बड़े में से छोटा माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 1/13। ठीक है, अब इसमें माइनस करना सिखाते हैं। देखो 25 में से 23 1/13 माइनस, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा ही आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया 2 - 1/13। अब गलती क्या करते हैं ना लोग इसको लिख लेते हैं 2 1/13। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब टूटता है तो बीच में प्लस आना चाहिए, यहाँ क्या है, माइनस। इसका मतलब मुझे यहाँ प्लस बनाना पड़ेगा।
तो मैं ये कर सकता हूँ कि 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1 - 13, 13 में से 1 गया 12, तो मैं लिख सकता 112/30। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी 112/30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 40/13, और इसको करते हैं तो 13 और 12 25/13, 13 से 13 कैंसिल, 5 से काटे तो ये 8 और 5। इसका मतलब रेशियो क्या आ गया बिफेलो और काव के कॉस्ट प्राइस का 8:5। तो अगर मेरे से बिफेलो का प्राइस पूछा था तो 8/13 इंटू 2600। इसका मतलब बिफेलो का जो प्राइस है वो कितना है, 1600 रुपये। कितना है, 1600 रुपये, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। वहीं पे अगर काऊ की बात करें कि काऊ का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो अगर बिफेलो का 1600 है तो 2600 में से 1600 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, 1000, है ना। मतलब काऊ का कितना हो जाएगा, 1000। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हमसे क्या कह रहा है कि जो गोल्ड है वो वाटर से 19 टाइम्स हैवियर है। मतलब मैं ये कह सकता 19:1। मतलब अगर वाटर 1 किलो होगा तो गोल्ड 19 किलो होगा, मतलब 19 टाइम हैवियर, ये कह सकते हैं। उसी तरीके से कॉपर वाटर से हैवियर है 9:1। और क्या बोल रहा है कि किस रेशियो में इसको मिलाए ताकि जो मिक्सचर है वो 15 टाइम हैवी हो जाए वाटर से। मतलब गोल्ड प्लस कॉपर वाटर से 15 टाइम हैवी हो जाए। अब देखो, हमको यहाँ पर हमेशा एक चीज करनी है कि नीचे का वाटर बराबर कर दो। अगर ये बराबर हो जाए ना तो उसके बाद हम इसमें लगा सकते हैं एलिगेशन। कैसे, गोल्ड की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू और दोनों का मिक्स यही लिखोगे। तो गोल्ड की वैल्यू कितनी है 19, कॉपर की कितनी है 9, दोनों का प्लस करके कितना है, मतलब एवरेज कितना आ गया 15। तो रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो 3:2। इसका मतलब किस रेशियो में गोल्ड और कॉपर मिक्स होने चाहिए, 3:2। बस ध्यान ये रखना कि यहाँ पर वाटर का जो कंटेंट है, वाटर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, हर जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लिक्विड पी इतना टाइम हैवियर है वाटर से। मतलब पी वाटर से कितना टाइम हैवियर है, तो हम कह सकते हैं 10/3 टाइम, सॉरी 10/7 टाइम। फिर से देते हैं, पी जो है वो वाटर से 7 और 3 10, तो 10/7 टाइम्स हैवियर है। और वहीं जो वाटर है वो क्यू से 7/5 टाइम हैवियर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्यू है वो वाटर से 5/7 टाइम हैवियर, ये भी तो कह सकता हूँ ना उल्टा करके। और क्या बोल रहा है कि कितना पी को मिक्स किया जाए 21 लीटर क्यू के साथ ताकि वेट ऑफ मिक्सचर जो हो जाए ना वो इक्वल हो जाए वाटर के। मतलब पी प्लस क्यू वाटर के इक्वल हो जाए, मतलब 1/1। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज बोले थे कि यहाँ पर वाटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए हर जगह, तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों जगह हमने 7 बना। अब एलिगेशन लगा लो। तो P और Q, P कितना है 10, Q कितना है 5, और एवरेज कितना है 7। तो माइनस किए तो ये जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। अब मेरे को क्या बोला है कि Q अगर 21 लीटर है तो P कितना लीजिएगा। तो 3 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू हो गई 7 लीटर। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 14 लीटर। मतलब P कितना इस्तेमाल होगा, 14 लीटर, जो कि मिक्स होगा 21 लीटर Q के साथ, ताकि P और Q जो मिक्सचर बनाए वो इक्वल होने चाहिए वेट के मामले में वाटर। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डबल एलिगेशन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समझिए क्या बोला जा रहा है कि 450 जो टॉयज हैं उनको ए बी सी के बीच में हमने डिवाइड किया। मतलब टोटल ए बी सी की जो टॉयज की संख्या है वो 450 है। और मेरे को ये भी दिया है कि जो ए है वो 9% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, बी 10% पे, और सी 12% पे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 93/7%।
ये भी दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल का जो है वो है 10%। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एलिगेशन 2 में सीखे, और हमसे क्या बोला है कि नंबर ऑफ टॉयज बताने की जो ए बी सी के हैं कैटेगरीज में, है ना। तो देखिए समझिए इसमें करना क्या है। यहाँ पर मुझे अगर मैं एक चीज देखूं तो ए प्लस बी का दिया हुआ है कि ए प्लस बी का एवरेज कितना है, तो मैं क्या ऐसे नहीं कह सकता कि ए और बी और उसका एवरेज कितना दे रखा है मेरे को, कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रखा है, तो 9 3/7%, मतलब बीच में वैल्यू होगी 9 3/7%। और ए में कितना प्रॉफिट है तो 9, बी में कितना है 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये हो गया 9% और ये हो गया 10%, पहला एलिगेशन। दूसरा मैं ये लगा सकता हूँ ए प्लस बी और को एक मान लेता हूँ, सी को एक मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ए प्लस बी का एक साथ मालूम है, और वो कितना 9 3/7%। और वहीं पे सी का कितना है तो 12%, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 10%। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे कैसे की, बड़े में से छोटे को माइनस किए हूँ तो कितना हो गया ये 2। इधर करते हैं तो 10% में से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4/7%। 2 से 2 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो रेशियो आ गया 7:2। ठीक है, अब इधर लगा लेते हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3/7, क्योंकि बड़े में से छोटा परसेंट में। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये जाएगा 4/7%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 4:3। ठीक है, 4:3। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि a प्लस बी अगर मैं यहाँ करता हूँ तो कितना आ रहा है 7, इधर भी कितना है 7। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात कितना हो गया 4:3:2। तो मैं a प्लस बी प्लस सी, मेरे को यहाँ आ रहा है 9 यूनिट, जिसकी वैल्यू हो गई 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 × 50 200। बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 50 150। और सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 50 100। इसका मतलब ए में 200 टॉयज हैं, बी वाले में 150 टॉयज हैं, सी वाले में 100 टॉयज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, एक बार फिर से चीजों को समझते हैं कि मेरे को यहाँ पे 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ा। क्यों? एक बार मुझे ना a प्लस बी का पता है, मतलब a और b का एवरेज वैल्यू पता है, और एक बार तीनों का पता है। अब तीन पे तो हम एलिगेशन लगाते नहीं है एक साथ, है ना, बताए नहीं है उस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, पहले ए और बी में लगा लिया, ए और बी में निकाल लिया तो रेशियो निकल गया ए और बी का। उसी के बाद मैंने मान लिया कि ए प्लस बी एक ही आदमी है, और सी के साथ कंपैरिजन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी का पता है 10%। तो मैंने उसी का इस्तेमाल करते हुए डबल एलिगेशन वाले में इसका इस्तेमाल कर दिया, और 2 बार एलिगेशन लगा के यहाँ पर वैल्यू निकल गई, वो आ गई 7:2। और मुझे एक चीज और पता है कि ए और बी की वैल्यू 4:3 है, और मैं चाहे इधर देखूं चाहे इधर देखूं वैल्यू सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता था कि इन सबका रेशियो कितना हो जाएगा 4:3:2। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 450 टॉइस, और वैसे कितनी दे रखी है 9 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो मैं a की भी निकाल सकता हूँ, b की भी निकाल सकता हूँ, c की वैल्यू भी आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। और अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसको सोल्यूशन या उस चीज को क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, 12th नंबर। अब हमारा एलिगेशन सिंपल इंटरेस्ट में भी इस क्वेश्चंस में लगता है, तो समझते हैं हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको थोड़ा समझा दूं, मतलब वो चीज़ें वैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, बट फॉर्मूले के नाम पर हम जान लेते हैं उसको, और बाद में हम सीखेंगे तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में। वो ये कहता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P × R × T/100, P × R × T/100। और हम जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, एक बार ध्यान रखना, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में हम एलिगेशन लगाएंगे ये हमेशा 1 ईयर की बात होगी। कितने ईयर की बात होगी 1 ईयर। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट भी 1 ईयर का चाहिए हमेशा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि इसका हर साल का ना इंटरेस्ट सेम रहता है, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, जहां तक जाओगे उतने साल का इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। तो इसने बोला कि 960 रुपए
उसे 5 साल में इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि जो भी पहले साल इंटरेस्ट मिला होगा वही अगले साल, और ऐसा ही 5 साल मिला होगा, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 5 गुना हो गया होगा। तो 1 साल का निकालना है तो इसको 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां से 1 साल का मेरा इंटरेस्ट आ गया है ना, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो गया 5, और 9 से कटा तो एक सॉरी, और फिर 46 है तो 9 हो गया, ठीक है, फिर 2 हो गया 192, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए आगे फिर, तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया 1 साल का, तो मुझे चाहिए रेट, क्या चाहिए? रेट। तो मैं यहां से भी इस चीज को डायरेक्ट निकाल सकता था, मैं इसको ना जाके यहां से चला जाता हूं। तो मेरे को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरा जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा फर्स्ट ईयर 1 ईयर में ही बनेगा, मतलब एक ही साल में बनेगा, इस तरीके कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं रेट निकाल लेता हूँ, देखो समझो, 960 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, कितने प्रिंसिपल पर? 3600। कितने प्रतिशत रेट पे वो मुझे मालूम नहीं, टाइम है 5 साल, डिवाइड बाई 100। तो काट दिया मैंने, 5 से इसको काटा तो 192, तो रेट आ गया 192 डिवाइड बाई 36। 8 से अगर काटते हैं तो 8 टू जा 32 है तो 24, और 36, सॉरी 8 से तो जाएगा ही नहीं, 36 थोड़ा ना 8 से डिवाइड होता है, 9 4 से काट लेते हैं, तो ये हो गया 16, 16 हो गया मतलब 48, और नीचे हो जाएगा 9, तो 48/9%, ये आपका रेट परसेंट है, ठीक है। इसको मैं काट के भी लिख सकता हूँ पर अभी ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये रेट परसेंट आ गया 48/9। अब ये कौन सा रेट परसेंट है? जो आपको टोटल पर मिला है, मतलब एवरेज कह सकते हो, कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये असलियत में कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि ये 3600 में से कुछ हिस्सा 4% पे, कुछ 6% पे दिया है, तो दोनों पार्ट पूछा हुआ है। तो मुझे पता है कि दो प्रिंसिपल हो गए, एक P1 और एक P2, और P1 प्लस P2 मिलाकर कितना वैल्यू है? 3600। P1 को दिया 4% पे, P2 को दिया है 6% पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों को मिला के जब लास्ट में बंदा कैलकुलेट करता है तो इतना प्रतिशत रेट मिलता है, मतलब वो एवरेज रेट है। मतलब अगर वो एक साथ पैसा देता तो इतना एवरेज रेट लेता, कितना? 48/9%। बस अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो आप लोग, तो इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा पूरा लिख रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 48/9 माइनस 4%, परसेंट बाहर निकाल दे रहा हूँ, और इधर भी परसेंट बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 48/9, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 9 चौके 54 माइनस 48/9, और इधर हो जाएगा 48 माइनस 36/9, 9 से 9 कैंसिल। अब इधर बात करते हैं, 54 में से 48 गया 6, 48 में से 36 गया तो आपका हो गया 12, तो ये रेशियो आ गया 1:2 का, मतलब P1 और P2 का जो रेशियो आया आपका 1:2। अगर आपसे P1 पूछा है कि वो पैसा बताओ जो 4% पे दिया, तो आप P1 की वैल्यू निकाल लेते, नहीं तो P2 की वैल्यू निकाल लेते। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 3600, तो ये जाएगा 1200। इसका मतलब जो 6% पे पैसा दिए वो था 2400, और P1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 3600 का, मतलब 1200। मतलब जो पैसा आपने 4% पे दिया वो 1200 है, और जो 6% पे दिया वो 2400, ठीक है। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक जू में डियर और डक है, मतलब कुछ हिरन है और कुछ बतख है, और अगर सर की गिनती हो जाए तो केवल 180 सर होते हैं, पर अगर पैर की गिनती होती है तो 448। तो एक चीज समझो, जितने सर होंगे उतने ही जीव होंगे, क्योंकि हर जीव के एक ही सर होते हैं, दो सर नहीं होते, दो मुंहा सांप छोड़ के, है ना? मानते हो कि नहीं मानते, है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डियर प्लस डक, इनकी संख्या कितनी थी? तो 180 टोटल संख्या। अब समझना है यहां पर अब डियर वाले और डक, इसमें सर में तो मैं लगा नहीं सकता एलिगेशन, तो पैर में आ जाते हैं। तो समझो, मतलब एवरेज पैर, क्योंकि सबके पैर मिला के 448 है, मतलब एवरेज पैर की बात हो रही है वो 448। अब मैं देखो एक मिनट के लिए समझ मान लेता हूं कि सारे के सारे डक डियर थे, सारे के सारे डियर थे, और एक डियर के कितने पैर होते? 4। तो 180 अगर डियर थे तो टोटल पैर कितने हो जाते? 720। उसी तरीके से मैंने मान लिया कि सारे के सारे डक हैं,
और 180 डक है ना, कि 180 टोटल है, तो मैं मान लेता हूँ सारे के सारे डक हैं, और एक डक के कितने पैर, 2, तो टोटल पैर कितने हो गए, 360। अब आप क्या करते हो, बड़े में से छोटे को माइनस, यही करते हो कि नहीं करते? तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 720 में से 448 तो 272, और इधर माइनस करते हैं तो 88। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 11, ये हो जाएगा 34। तो इसका मतलब डियर और डक का जो रेशियो आ गया वो आ गया 11:30। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि डियर की वैल्यू क्या है, कितने डियर है, तो 11/45 180 का, इसका मतलब 44 डियर हैं, तो फिर डक कितने बच जाएंगे, 136। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था, डियर भी पूछ सकता था और डक भी पूछ सकता था। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा उसमें और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ पिजन और कुछ रैबिट हैं एक जू के अंदर, और अगर सर की गणना हो जाए तो टोटल आ रहा है 90, और अगर पैर की गणना होती है तो 224। तो कितने रीजन, कितने रैबिट्स? तो मुझे एक चीज पता है कि पिजन प्लस रैबिट की जो संख्या है वो 90 होनी चाहिए, क्योंकि उतने ही सर है। अब मान लें पिजन और रैबिट है, तो एवरेज किसमें लगेगा, पैर में ही लगेगा, मतलब बीच में वैल्यू आएगी एवरेज के नाम पर 224। अब पिजन के कितने पैर होते, तो मैं मान लेता कि सारे के सारे पिजन है, और एक पिजन के 2 पैर, तो 90 मतलब 180 पैर। रैबिट की बात करें तो एक रैबिट के 4 पैर मतलब 360। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस, यही करते हैं कि नहीं करते? 360 में से 224 गया तो 136। ठीक है, और 224 में से 180 गया तो आपको मिलेगा 44। 4 से काटते हैं तो यहाँ आ गया 11, इधर आ गया 34। तो अगर आपसे पूछा जाता कि पिजन कितना है, तो पिजन है 34, जबकि टोटल कितना हो गया 45, कितने का, 90 का। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पिजन है 60। रैबिट अगर पूछा जाता तो 11/45 निकालते 90 का, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रैबिट कितने हैं, तो 22। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और ये मिक्सचर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, पर एसएससी में टाइप 1 से ज्यादा आते हैं, पर ये भी क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा गया। समझो बात को, क्या बोला कि दो अलग अलग वेसल है, एक वेसल 1 मान लो, एक वेसल 2 मान लो। वेसल 1 में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:3, या इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। इसके अंदर रेशियो है 1:3, इसके अंदर है रेशियो 3:5। अब पूछ रहा है कि किस रेशियो में, हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहता था कि इस रेशियो में मिक्स करते हैं, इस बार नहीं दिया, इस बार बोला है कि इसका एक्स रेशियो ले लो, इसका वाई रेशियो ले लो, ताकि जो फाइनल हो, मतलब थर्ड कंटेनर में जो रेशियो हो वो हो 1:2, कितना हो, 1:2। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिक्स करो, यही क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर अगर मैं ना बात करूं कि मिल्क का वैल्यू क्या होगा, तो 1/4, 3/8 और 1/3। ये देखेंगे, एक हिस्सा 4 में से, 3 हिस्सा 8 में से, एक हिस्सा 3 में से। ठीक है, वैसे ही वाटर का लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3/4, 5/8, 2/3। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है ना। तो आप ये क्वेश्चन मिल्क पे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ये क्वेश्चन वाटर पे भी निकाल सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई जरूरत नहीं। अब समझो बात को, यहाँ पे पहले कंटेनर ए में मिल्क कितना है, तो 1/4, दूसरे में कितना है, 3/8, और इसको ऐसा मिक्स किया गया कि जब मिक्स करने के बाद ये कितना हो गया, 1/3, मतलब एवरेज आ गया 1/3। सेम केस वाटर में भी हो सकता है कि पहले में है 3/4, बी में है 5/8, और एवरेज कितना आ रहा है, 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, तो चाहे किससे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें इसकी, तो आप क्या करोगे, 1/3 में से 1/4 माइनस, इधर हो जाएगा 3/8 में से 1/3 माइनस, तो ये हो जाएगा 9 -
8/24 और ये हो जाएगा 4 - 3/24। तो रेशियो कितना आ गया, सॉरी 12। तो रेशियो आ गया 1/24 रेशियो 1/12 और ये रेशियो जाएगा 12:24 मतलब काट के 1:2। इसका मतलब ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 1:2 कितना आएगा, 1:2। वही चीज जब आप यहाँ लागू करोगे तो सेम आएगा, जैसे 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 - 8/12 इधर कर लो तो 8 दूनी 16 और 5 तियां 15, तो 16 - 15/24। इधर भी 1 इधर भी 1 बचेगा तो 12 इधर और 24, तो रेशियो कितना आएगा 1:2। तो आप किसी से भी सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा। पर ध्यान रखिए रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए, मतलब मैंने हर जगह मिल्क लिखा है, इधर हर जगह वाटर लिखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक का मिल्क लिखें एक का वाटर लिखें और बीच में कुछ भी लिख दें, ऐसे नहीं लगाते। एलिगेशंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, मतलब अगर आप मिल्क की बात कर रहे हैं तो हर जगह मिल्क होना चाहिए, अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो हर जगह वाटर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉजिक बहुत डिफरेंट है इसका। अब समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। अभी तक हम एलिगेशन 2 पे लगाए थे, इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन 3 पर एक साथ लगाएंगे, पर थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखिएगा अपने को, थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा सा संतुष्ट रखें, एकदम ऐसा रखें कि जो समझने में हो। तो देखो मेरे पास 3 तरीके के टाइप्स के स्वीट है, मान लो एक ए है, एक बी है और एक ए का जो प्राइसिंग है वो है 1.27 रुपीज पर केजी, बी का प्राइसिंग है 1.29 और सी का प्राइसिंग है 1.32। अब इसको किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि एवरेज आ जाए 1.3। अब दिक्कत यह है कि हम 3 पे एलिगेशन नहीं सिखाए हैं। अब 3 पे एलिगेशन थोड़ा अलग तरीके से लगता है, करना वही है कि 2 पे ही एलिगेशन लगाना है, पर थोड़ा तरीका अलग है। अब समझिए आपको ये चेक करना होगा कि एलिगेशन की कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। एलिगेशन क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है ना ये मिड है, इसका मतलब वो बीचों बीच आनी चाहिए। क्या ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ए और बी में आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है। तो किन किन के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है कि नहीं, 1.27 1.3। उसी तरीके से ये और किसके बीच में दिख रहा है आपको, तो इन दोनों के बीच में है ना। तो चलिए एक एक करके लगाते हैं। तो यहां बात करते हैं, तो ये एक्चुअली में किसके बीच में आ गया, तो बी और सी के बीच में। तो इसमें से इस बड़े में से छोटे को माइनस करते तो 1.3 में से ये माइनस किया तो कितना बचा, 0.1, 0.01। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 0.01। ये किसकी वैल्यू होगी, सी की, क्योंकि ये ऐसे लिखा है। और वैसे ही ये इधर आएगा, तो 1.32 में से ये क्या, तो कितना बचेगा 0.02, ये बी की वैल्यू। अब बात करते हैं कि ये रिलेशन किस में लग रहा है, नीला वाला, नीला वाला देखो किस में लग रहा है, तो ये जा रहा है ऐसे सी में और ये जाएगा ए। तो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ गया 0.03, इधर से इधर माइनस किए तो कितना आ गया 0.02। अब क्या करोगे, आप सबको प्लस करोगे, क्या करोगे प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.02, ये आ गया 0.02 और ये आ गया 0.04। ध्यान रखिएगा प्लस करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, वरना लगा आप रेशियो लगा दो वाला पुराना वाला मेथड, यहाँ नहीं लगेगा। वो काट देंगे सबको तो ये आ जाएगा 1 1। इसका मतलब ए बी और सी का जो अनुपात जिसमें वो मिक्स किए गए वो है 1:1:2। ठीक है, देखिए समझिए एक चीज को कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये 1.3 को चेक करना पड़ेगा किसके बीच में, तो ये इनके और इसके बीच में था, मतलब एलिगेशन पहला इसके बीच में लगेगा, दूसरा इनके बीच में था तो इसका मतलब एलिगेशन इनके बीच में लगेगा। तो इसमें से इसको माइनस किए 0.2, इसमें से इसको माइनस किए 0.1, ऐसे ही इसको इसमें माइनस किए तो 0.03, इसमें से इसको माइनस किए 0.02। अब प्लस करेंगे तो ये प्लस किए तो ये आया, इसको प्लस किए तो ये आया और इसको प्लस किए तो ये आया।
तो रेशियो कितना आ गया 1:1:1। तो एबीसी का जो रेशियो जिसमें वो मिक्स किए गए ताकि ये कंडीशन वैलिड हो, वो है 1:1:2। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए कि सर ऐसे और क्वेश्चन भी करा देते, बिल्कुल होंगे, तो थोड़ा पैटर्न वाइज है ना, चीजों को धीरे धीरे चलते लेके चलते। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात समझते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था कि हम लोग क्वेश्चन में ना ये देख लिए कि ये कैसे निकलेगा, ये भी कैसे निकलेगा। अब बात आती है इस एवरेज वैल्यू की, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो दो तरीके के गोल्ड है, कितना वे कर रहा है 18 ग्राम 12 ग्राम, और उनकी प्योरिटी है, तो मान लो 18 ग्राम है और एक 12 ग्राम क्वांटिटी हो गई। अब इसकी कितनी कैरेट की दे रखी है 20 कैरेट की, और ये कितने कैरेट का है 15 कैरेट का। पूछ रहा कि मिलने के बाद जब ये मेल्ट कर रहे हैं तो एवरेज, जो कि मेल्ट करने के बाद तो एक हो जाएंगे ना, तो एवरेज प्योरिटी कितनी आएगी। तो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, एक तरीके से कितना कैरेट होगा। अब इसको देखो काट दो 6 से, तो ये आ गया 3:2। अब समझना यहाँ पे करना क्या। तो देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इन तीन लोगों के पास 20 कैरेट है, इन दो लोगों के पास 15 कैरेट है। तो एक तरीके से बताओ कितना एक्सेस किसके पास है, तो इधर वालों के पास एक्सेस है। कितना एक्सेस है, तो 5 कैरेट एक्सेस है। कितना एक्सेस, कितना कैरेट एक्सेस है 5 कैरेट। और ये जो 5 कैरेट एक्सेस है ना, ये सबके बीच में बटेगा। तो कितने लोग हैं ऐसे, तो 3 2 5 लोग हैं, और इन 5 लोगों के बीच में ये 5 कैरेट अगर बढ़ता है तो एक आदमी को 1 कैरेट मिलेगा। इसका मतलब इस बंदे की वैल्यू हो गई 3 कैरेट, इस बंदे की वैल्यू हो गई 2 कैरेट। ठीक है, अब रही बात कि एक्स की वैल्यू क्या हो, तो समझना बात को, है ना। मैं दो तरीके से एक्स की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूं, तो समझो बात को। ये जो एक्स है ये इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 15 से छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और 20 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी ना बीच में आएगा। इसका मतलब 20 से छोटा होने के लिए इसमें कोई चीज माइनस ही हो सकती है, प्लस नहीं हो सकती। और हम टेढ़े में लिखते थे, मतलब ये 2 कैरेट 20 में से माइनस हो, तो कितनी होगी 18 कैरेट। या मैं इधर लगा लेता हूं, तो देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब इससे जो भी चीज आएगी इसमें प्लस होगी, माइनस नहीं हो सकती। तो 15 से 3 प्लस कर दो, तो 18 कैरेट। तो किसी से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखो चीज समझो, हम क्या कह रहे हैं ना कि इसमें प्लस करना है कि माइनस, वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी। तो मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है ना वो इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी तभी होगी जब इसमें कुछ प्लस करोगे, और ये इससे छोटी तब होगी जब इसमें से कुछ माइनस करोगे। इसलिए इसमें से माइनस किया और इसमें से प्लस किया। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक आदमी 80 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, कुछ हिस्सा साइकिल पे कुछ हिस्सा फुट पे, और साइकिल इतने से स्पीड से चल रही है, फुट अगर इतनी स्पीड से चलता है तो कितना डिस्टेंस उसने साइकिल या फुट से ट्रेवल किया। अब देखिए समझिए, कभी भी अगर टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एलिगेशन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक टर्म निकलेगा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या कहती है ना कि टोटल डिस्टेंस को जब आप डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, मतलब कुल दूरी को जब आप डिवाइड कर देते हैं कुल समय से, तो आपको औसत गति मिलती है ना। औसत गति मतलब एवरेज स्पीड मिलती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 80 किलोमीटर अगर मैं 8 घंटे में जा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी औसत गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझना बात को, मैं साइकिल से जब जाता हूं तो स्पीड की साइकिल है कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर मैं फुट से गया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और एवरेज अगर बात करूं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एलिगेशन तो लगेगा, मतलब इधर हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये साइकिल की बात हो रही। फुट की अगर बात कर रहे हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात तो हम लोग की कंफर्म होगी। अब बात आती है कि यहाँ क्या लिखेंगे क्वांटिटी के नाम पर। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वांटिटी के नाम पे टाइम लिखा जाता है, देखिए टाइम ऑफ साइकिल और टाइम ऑफ फुट। ध्यान रखना क्वांटिटी के सामने क्या लिखते हैं, टाइम। और हमें एक चीज पता है
कि ये जो दोनों टाइम है ना, इसको मिलाकर कितना टाइम है एक्चुअली में, तो 8 घंटे है ना। मतलब आप टोटल कितने घंटे में गया, 8 घंटे में। मतलब उसी घंटों में कुछ समय साइकिल से चले होंगे, कुछ समय फुटपाथ से, फुट से। तो बस बड़े में से छोटे माइनस कर दो, तो 16 में से 10 गया, कितना बचेगा, 6। इधर करेंगे तो 2, तो रेशियो कितना हो गया, 1:3। इसका मतलब साइकिल से अगर बंदा जाता है तो 1/4 हिस्सा 8 घंटे का, मतलब 2 घंटे। इसका मतलब फुट से कितना गया बंदा, बताओ। 2 घंटे अगर इसी से चला गया, टोटल 8 घंटे हैं, इसका मतलब 6 घंटे वो फुट से गया होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि टाइम बाई फुट या टाइम बाई साइकिल कितना है, पर यहाँ क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो हमको देखो पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फुट बराबर स्पीड ऑफ फुट इंटू टाइम ऑफ फुट, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साइकिल बराबर स्पीड ऑफ साइकिल इंटू टाइम ऑफ साइकिल। तो बंदा फुट से जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, कितने से, 8 से, और कितने घंटे, 6 घंटे, 6 आवर। इसका मतलब 48 किलोमीटर। मतलब जो फुट से डिस्टेंस चली वो 48 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस 60-80 है, तो 32 कौन चलेगा, साइकिल। नहीं तो निकाल भी सकते हैं कि साइकिल से जब बंदा जाता है तो कितने से जा रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कितने घंटे से, 2 घंटे। इसका मतलब कितना किलोमीटर गया, 32 किलोमीटर। मतलब साइकिल से ट्रेवल किया उसने 32 किलोमीटर, और फुट से ट्रेवल किया उसने 48। ठीक है। देखिए हमको बस ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी की जगह क्या आएगा, तो टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन और ले रखे हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब हमें पता है कि कुछ हिस्सा वो साइकिल से गया है और कुछ हिस्सा वो फुट से गया है, तो जो इसका समय है वो कितना, 9 घंटे, ये हमें पता है। अब जब वो साइकिल से जा रहा है और जब वो फुट से जा रहा है, तो क्वांटिटी की जगह हम क्या लिखते हैं, टाइम। साइकिल से जा रहा है तो कितनी स्पीड है, 9 किलोमीटर। फुट से जा रहा है तो कितनी स्पीड है, 4। एवरेज कितना है, 61/9। अब आपको भी पता है क्या करना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। यहाँ करते हैं तो 9×9 = 81, मतलब 81 माइनस 61/9। इधर बात करते हैं तो 61 माइनस 36/9, 9 से 9 कट गया, इधर कितना बचेगा, 30। इधर बात करते हैं तो 25। रेशियो कितना आ गया, 5:। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ तो यहाँ देखिए हमने बस ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। बस ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखें कि क्वांटिटी की जगह हमेशा टाइम लिखना है। बस इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं तो काटते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो बड़े में से छोटे को माइनस करता है, 9×9 = 81, 81 में से 61 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, है ना। 30 लिखा है तो 20। तो रेशियो आ गया 5:4। इसका मतलब कार से कितने समय में जाएगा वो, 5/9। कितने घंटे का, 9 घंटे का, मतलब 5 घंटे। तो सॉरी, साइकिल से 9 घंटे में जाता है, तो फुट से कितने घंटे में जाएगा, बचे हुए 4 घंटे में। और आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो आप निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस बाई साइकिल और डिस्टेंस बाई फुट। साइकिल जब चलाता है तो स्पीड कितनी है उसकी, बंदे की साइकिल से, 9। कितने घंटे, 5 घंटे। तो 9 × 5 45 किलोमीटर। फुट से बात करें तो 4 घंटे जाता है, कितनी स्पीड है, 4। तो 4 × 4 16 किलोमीटर। तो आप इजीली क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो साइकिल से चला है और कितना डिस्टेंस वो फुट से चला है। ठीक है। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन एक छोटा सा लिया गया। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पे, एवरेज स्पीड, क्योंकि ये बोला है वही गया, सेम ही क्वेश्चन है। तो 270/9 मतलब कितनी स्पीड हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ आप हिस्सा कार से गए हैं, कुछ हिस्सा आप ट्रेन से गए हैं, तो टोटल समय कितना ले रहे हैं आप, 9 घंटे। तो कार, ट्रेन। कार से जब जाते हैं तो स्पीड कितनी है आपकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन से जाते हैं तो 27, और एवरेज कितना है, 30। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3। रेशियो कितना हो गया, 1:2, है ना। तो कार का हिस्सा कितना हो गया, 1/3। इसका हिस्सा कितना हो गया, 2/3। कितने का, 9 का।
इसका मतलब कार से जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं और ट्रेन से जाते हैं तो 6 घंटे का। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार से कितना ट्रेवल किया या ट्रेन से कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस बाई कार, डिस्टेंस बाई ट्रेन। कार से जब जाता है तो स्पीड है 36 और समय लगता है 3। तो 36 इंटू 3 108 किलोमीटर। भाई ट्रेन से जा रहा है तो जब ट्रेन से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है 6 घंटे। और डिस्टेंस कितनी, सॉरी स्पीड कितनी है 27। तो 27 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 6। तो 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 दूनी 12, 162। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि कार से जाता है या ट्रेन से जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ना हम लोगों ने, ये कौन सी क्वांटिटी लिखी है, तो टाइम, और यहाँ स्पीड का एवरेज आ गया। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और जय